आप लोगों का हमारे सिद्धि होम साइंस क्लास में स्वागत है। मैं आप लोग को आहार पोषण विज्ञान से पढ़ा रही थी, जिसमें मैं 4 लेसन पढ़ा चुकी हूँ। चौथा अध्याय आज मैं आप लोग को 5वां अध्याय बताऊंगी, जिसका नाम है ऊर्जा उपापचय। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो मनुष्य के शरीर में निरंतर चयापचय, जिसे उपापचय भी कहते हैं। जो चयापचय है उसे क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद से मैं आप लोग को थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं बस वही आप लोग को बताऊंगी। देखिए, चयापचय किसे कहते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म। शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को समरूप रूप से चयापचय कहते हैं। जो भोज्य पदार्थ हमारे टूटते हैं और फिर वो नए निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? चयापचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक। उसके चयापचय जो होता है इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं। एक होती है अपचय, जिसको क्या बोलते हैं? केटाबॉलिज्म, अपचय को। तो इसमें क्या होता है? भोज्य पदार्थों को टूटने विभक्त होने की क्रिया, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है, अपचय कहलाते हैं। ठीक। उसके बाद है उपचय, एनाबॉलिज्म। जैसे शरीर में निर्माणकारी क्रियाओं, ऐसी मांसपेशियों, तंतुओं का निर्माण, रक्त बनाना, ग्लाइकोजन का निर्माण करना, अस्थि का निर्माण, धातु का विकास आदि नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को ही उपचय यानी एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसके बाद से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर है उपापचय, अपचय प्लस उपचय यानी मेटाबॉलिज्म। उसके बाद से है आप लोग का केटाबॉलिज्म, उसके बाद एनाबॉलिज्म। आप लोग देखिए, यानी अपचय वो होते हैं जिसमें क्या हो जाते हैं, जो टूटते हैं, जिसमें भोज्य पदार्थ क्या करते हैं, सरलता रूप में टूट जाते हैं, उसको अपचय बोलते हैं। उपचय क्या करते हैं? जब निर्माण करते हैं नई कोशिका, उसको क्या बोलते हैं? उपचय बोलते हैं, यानी एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक। उसके बाद से देखिए, शारीरिक वृद्धि के समय उपचय निर्माणकारी क्रियाएं अधिक होती हैं। वृद्धावस्था में अपचय यानी एनाबॉलिज्म में होता है, ये क्रियाएं अधिक होती हैं। ठीक। और क्योंकि इस अवस्था में शरीर की तंतु कोशियों ऊतकों में क्षय अधिक होता है। शैशवावस्था यानी 1 से 2 वर्ष की अवस्था में उपचय की क्रिया सर्वाधिक होती है। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में उपचय यानी कीटाबॉलिज्म की क्रिया अधिक होती है। प्रौढ़ावस्था में उपचय की क्रिया लगभग बराबर होती है। तो यहाँ देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। आप लोग पूछता है वृद्धावस्था में अपचय की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है कि कम होती है? तो क्या होगा? अधिक होती है। फिर पूछता है शैशवावस्था में उपचय की क्रिया कैसी होती है, कम होती है कि अधिक होती है? तो कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। अब बाल्यावस्था में कब पूछेगा कि बाल्यावस्था में किशोरावस्था में क्या होती है? तो उपचय की क्रिया अधिक होती है, यानी केटाबॉलिज्म की। उसके बाद से पूछेगा कि प्रौढ़ावस्था में उपचय की क्रिया क्या होती है, मतलब तो बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। मैं जो जो इम्पोर्टेंट होगा अभी बताऊंगी, बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैं नहीं आप लोगों को कहूँगी। उसके बाद से मान लीजिए 18वीं सदी के फ्रांस के वैज्ञानिक लेवाइजियर ने अपने शोधों अनुसंधान में सबसे पहले खोज की थी भोजन के पाचन के बाद होने वाली ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए O2 की आवश्यकता होती है, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कौन किए थे? लेवोजियर ने। बहुत ध्यान दीजिएगा, इतना ही छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग रह जाते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, लेवाजियर को पोषण विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन आया था 2021 में। देखिए इतनी छोटी छोटी चीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अंडर डीप नहीं पूछता है, ऊपर ही ऊपर पूछता है। बहुत ध्यान से देखने की आप लोग को ज़रूरत है। आया हुआ था क्वेश्चन, मैं पढ़ी थी, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी की थी। उसके बाद से आप लोग का देख लीजिए, एनर्जी यानी ऊर्जा किसे कहते हैं? तो शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता जिसे शरीर की पेशियाँ क्रियाशील रहता है, शरीर द्वारा कार्य करना होता है, उसे क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। और जो सब शारीरिक कार्य करने के जो हमें शक्ति उत्पन्न होती है, जो हमें अंदर से ऊर्जा मिलता है, और उसे क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। आप लोग का भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का निर्धारण। तब भोज्य पदार्थों के ऊर्जा के मूल्य को नापने के लिए मुख्यतः 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, और इसको किससे नापते हैं? दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। तो जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसको बम कैलोरीमीटर के उपयोग से मापते हैं। और इसको खोज किसने की थी? तो अमेरिका के जो अटवाटर वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी, बॉम्बे कैलोरीमीटर की
ठीक। और प्रत्यक्ष विधि इसको वेन डायरेक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर से मापते हैं, ठीक। और इसकी खोज कौन किए थे? वेन डायरेक्ट नामक वैज्ञानिक, इन्होंने अपने ही नाम पे इसको रख दिया था। उसके बाद से भोज्य पदार्थों का शारीरिक ऊर्जा में मूल्य, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बो से में कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। वसा से 9 किलो कैलोरी। प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी। इस बार पूछा हुआ था 2021 में कि वसा से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं 4.2 लिखा रहता है, कहीं 9.2, कहीं 4.2 लिखा, इससे अधिक नहीं लिखा रहेगा, इतना ही आगे का रहता है। उसके बाद से आप लोग का ऊर्जा संतुलन। तो ऊर्जा संतुलन में देख लीजिए क्या करता है। एक सभी व्यक्तियों के शरीर में ऐसी नियंत्रण पद्धति जिसमें शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। ये 3 प्रणालियाँ इनकी है ऊर्जा संतुलन की। गुर्दों से व्यस्त पदार्थों का निष्कारण करना, व्यर्थ पदार्थों का। दूसरा है आंतों में पौष्टिक तत्वों का अवशोषण करके। तीसरा है कोषों में चयापचय क्रिया करके। इसमें होता है शरीर में ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने के लिए आहार में प्रोटीन, कार्बोज, वसा का उचित अनुपात में होना आवश्यक है। जैसे कि हम पूर्व वसा का 95%, प्रोटीन का 92%, कार्बोज का 98% भाग अवशोषित होता है। शेष बका होता है, इसका अवशोषण नहीं होता है। हमारे शरीर में क्या हो जाता है? एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कार्बोज वसा का अंश उपस्थित नहीं होता है। पूछेगा तो ये देख लीजिएगा आप लोग, इसे इसको पूछना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं थोड़ी चाहूँगी कि आप लोग को बता दें। आहार संतुलन को बनाए रखने में वाहक तंत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भूख की संवेदना पर भोजन ग्रहण करना निर्भर करता है। किसके पर? भूख के संवेदन पर। इसमें थोड़ा ये इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। मस्तिष्क में भूख केंद्र उपस्थित होता है। इस केंद्र में उपस्थित तंत्रिकाओं को उत्तेजित होने से व्यक्ति को भूख का अनुभव होता है। पोषण में पूछ सकता है तो क्या होगा? भूख के केंद्र कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में, ठीक। इस केंद्र में उपस्थित तंत्रिकाओं को उत्तेजित करने में भूख का अनुभव होता है। जो तंत्रिकाएं होती हैं हमारी, उनको उत्तेजित करने में भूख केंद्र का अनुभव कराता है मस्तिष्क हमारा। कौन कराता है? ब्रेन, मस्तिष्क। उसके बाद ऊर्जा के संग्रह में परिवर्तन होने की तंत्रिका होते हैं प्रभावित होती। यदि मस्तिष्क में उपस्थित भोजन केंद्र की तंत्रिकाएं किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाती है अथवा भूख केंद्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। यदि उसे जबरदस्ती खिलाया जाए तो उपवास के कारण न खाने से वह कुपोषण का क्या हो जाता है? भयंकर शिकायत। अगर पौष्टिक तत्व भोजन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा, उसे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, यानी डेड भी हो जाएगी। फिर है मस्तिष्क के सेरिबेरम भाग में कुछ तृप्ति केंद्र भी होते हैं जो व्यक्ति के भोजन करने से रोकते हैं। पूछते हैं तो कौन सा होता है जो मस्तिष्क, कौन सा भाग होता है जिसमें भूख के करने से रोकता है हमारे कि हम भोजन ना करें? तो कौन होगा? सेरिब्रम भाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको और इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आने वाले लायक। फ्रेंड, मैंने आप लोग को इतना क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट लगा मैंने आप लोग को बता दी। और मेरा क्वेश्चन अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।